मेरा नाम रघुवीर है। यह बात तब की है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। मैं पढ़ाई में काफ़ी होशियार था। मेरे घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे। मेरे घर में बस मेरी माँ ही थी। मेरे पापा बचपन में ही मर गए थे। मेरी माँ ने लोगों के कपड़े सिलकर मुझे पाला और पढ़ाया लिखाया। हमारा गुजारा किसी तरह हो रहा था। मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, लेकिन मुझे भी काफ़ी एहसास होता था कि मैं अपनी माँ की मदद करूं। इसलिए एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं ट्यूशन पढ़ाया करूँगा। मैंने यह बात अपने टीचर से शेयर की तो सर को काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से मैं ट्यूशन पढ़ाने लगा था। मैं 2 बजे फ्री हो जाता और फिर 4 बजे ही सबके घर जा जाकर उनको एक एक घंटा ट्यूशन पढ़ाता था। मेरी माँ भी काफ़ी खुश हो गई थी, क्योंकि मैं इस वजह से काफ़ी अच्छा कमा लेता था। दिन गुजरने लगे थे। एक दिन मेरे सर मुझे कहने लगे, बेटा मेरी एक ही बेटी है जो कि 10वीं क्लास में पढ़ती है। अगर तुम उसे पढ़ा दोगे तो मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। मैं भी हैरान हुआ था, क्योंकि वह तो खुद ही एक टीचर थे, तो वह अपनी बच्ची को खुद भी पढ़ा सकते थे। लेकिन कहने लगे, मेरी बेटी बहुत शरारती है, मुझसे पढ़ती नहीं है। अगर तुम मेरी बेटी को पढ़ा दोगे तो मैं तुम्हें काफ़ी अच्छे पैसे दे दिया करूँगा। उनकी बात सुनकर मैं भी खुश हो गया था, क्योंकि मैं जानता था कि सर काफ़ी अमीर हैं। वह प्रोफेसर थे। वह अपना एक ऑनलाइन बिजनेस भी करते थे, जिसकी वजह से वह मुझे काफ़ी अच्छी फ़ी दे सकते थे। ट्यूशन पढ़ाने के लिए राजी हो गया था। मैंने कह दिया कि ठीक है सर, 2-3 दिन में मैं आपके घर आ जाऊंगा। लेकिन सर उसी रोज़ ही कहने लगे, बेटा तुम आज ही से आ जाना। जैसे ही मेरी छुट्टी हुई तो मैं सर के साथ ही उनके घर पर चला गया। उन्होंने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और कहने लगे कि मैं अभी अपनी बेटी को भेजता हूँ। मैंने 3-4 मिनट इंतज़ार किया। कुछ देर बाद उनकी बेटी जैसे ही ड्राइंग रूम में आई तो उसको देखकर मैं हैरान हो गया था, क्योंकि वह तो बहुत ही खूबसूरत थी। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आ रहा था कि जो मेरे सामने बैठी हुई थी वो कोई लड़की है या अप्सरा। वो मेरे सामने आकर बैठ गई। इससे पहले मैं लड़कियों से बात नहीं करता था, क्योंकि मैं थोड़ा शर्मीला टाइप का लड़का हूँ। मेरी माँ ने मेरी परवरिश बहुत ही अच्छी की थी। मेरी कोई बहन नहीं थी, मैं एक लौता ही था। इस वजह से काफ़ी सम्मान से उस लड़की से बात कर रहा था। कुछ देर में उसे पढ़ाता रहा। उसके बाद मैंने उससे कह दिया कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यह कहकर मैं घर चला गया, लेकिन मेरा दिमाग अभी भी उसी लड़की के बारे में सोच रहा था। उस लड़की का नाम संजना था। संजना बहुत ही खूबसूरत थी। संजना मुझे काफ़ी ज़्यादा सीरियस तबीयत की लग रही थी। देखने से लग ही नहीं रहा था कि वह शरारती भी हो सकती है। पर अगले दिन मैं हैरान हो गया, क्योंकि मैं बिना बताए संजना के घर चला गया था। जब मैंने संजना को घर की छोटी ड्रेस में देखा तो मैंने जल्दी से अपनी आंखें झुका ली। वह अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही थी। मैंने उसे बस एक ही नज़र देखा था, लेकिन उसने जैसे ही मुझे देखा जल्दी से अंदर चली गई। कुछ ही देर बाद मेरे पास पढ़ने के लिए आई। अब उसने थोड़ी लॉन्ग टी शर्ट डाल रखी थी। इससे पहले तो उसने बहुत ही मिनी टॉप पहन रखा था। कहने लगी, कल मेरा टेस्ट है। मैंने उसे टेस्ट की तैयारी करवाई और उसे वार्न किया कि तुमने इस टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर लेकर आने हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत अच्छी तैयारी करवाई है। मेरी बात पर कहने लगी, नहीं सर, मुझे बायोलॉजी बहुत मुश्किल लगती है। मैं अच्छे नंबर तो नहीं ला सकती, लेकिन पास हो जाऊंगी। उसकी बात पर मैं हैरान हो गया था, पर इससे पहले कि वह रो देती मैंने उससे कहा, चलो ठीक है, लेकिन अगर तुम फेल हो गई तो फिर वह कहने लगी, फिर सर आप मुझे कोई भी सज़ा देना, मुझे मंजूर है। उसकी बात पर मैं शरारती अंदाज में मुस्कुराने लगा था। मैंने कह दिया, ठीक है, अगर तुम फेल हुई तो मैं तुम्हें सज़ा दूंगा। अब मैं उसका इंतज़ार करने लगा कि कब वह टेस्ट में फेल हो जाए, मैं उसे कोई सज़ा दे सकूं। ना जाने क्यों मुझे संजना को तंग करने में काफ़ी मज़ा आने लगा था। फिर अगले दिन भगवान ने मेरी सुन ली और वह टेस्ट में फेल हो गई थी। मेरा दिल खुशी से उछलने लगा था, लेकिन मैंने बनावटी गुस्सा अपने चेहरे पर सजाया और संजना से कहने लगा, यह तुमने क्या कर दिया? मैंने तुम्हें इतनी अच्छी तैयारी करवाई थी, लेकिन तुम टेस्ट में फेल हो गई हो। वह कहने लगी, सर आप मुझे जो भी सज़ा दें मुझे मंजूर है, पर मुझे पढ़ाया हुआ सब कुछ भूल गई थी।
मैं क्या करती, मुझे बायोलॉजी बहुत मुश्किल लगती है। वह बहुत मासूमियत से मुझे कह रही थी। मैंने उससे कहा कि मैंने तुमसे कल क्या कहा था। कहने लगी, आपने यही कहा था कि अगर मैंने टेस्ट अच्छा नहीं दिया और मैं फेल हो गई तो आप मुझे सज़ा देंगे। मैंने उसे कहा कि ठीक है, फिर क्या सज़ा चाहिए। वो कहने लगी, आप मुझे जो भी सज़ा दें मुझे मंजूर है। उसकी मासूमियत और खूबसूरती पर मेरा दिल बहकने लगा था। मैंने एक नज़र उसके ऊपर डाली थी। हम दोनों के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। मेरे साथ इतनी खूबसूरत लड़की मौजूद थी और उसकी सुंदरता को देखकर मेरा दिल बहकने लगा था। अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। मेरे ऊपर शैतान सवार हो गया था। मैंने उसे धीरे से कहा, तो फिर ठीक है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सज़ा देना चाहता हूँ। संजना बहुत ही मासूम थी। वह मेरी बात मान गई और मेरे पास आकर बैठ गई थी। मैंने उससे पूछा कि तुम कितने साल की हो। वह कहने लगी है कि मैं तो 14 साल की हूँ। वह 14 साल की थी और मैं 21 साल का था। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें कोई भी सज़ा दूंगा तो क्या तुम अपने घर वालों को वो सज़ा बता दोगी। वो कहने लगी, नहीं सर, मैं आपकी सज़ा क्यों बताऊंगी। अगर ऐसा किया तो पापा मुझ पर गुस्सा होंगे, क्योंकि मैं आपके पढ़ाने के बावजूद अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए मैं वह सज़ा किसी को भी नहीं बताऊंगी। मैं खामोश हो गया था। उसका गुलाबी गालों को देखकर मेरा दिल चाहा उसे बाहों में भरकर चूम लूं, लेकिन मेरा दिल यह कहने से इनकार कर रहा था। कहीं न कहीं मेरी माँ की दी हुई अच्छी परवरिश ने मुझे रोक लिया था। इसलिए मैंने फैसला कर लिया और उसे कहा कि नहीं, मैं आज तुम्हें सज़ा नहीं दूंगा, लेकिन अगर आइंदा तुमने किसी भी टेस्ट में इस तरह की कोई भी गलती की और फेल हो गई तो मैं तुम्हें ज़रूर सज़ा दूंगा। चलो आज के लिए माफ़ कर देता हूँ। तो वह खुश हो गई थी और मैं वापस उसे पढ़ाने लगा था। एक दिन मैं कॉलेज में ही था जब सर मेरे पास आए और कहने लगे, बेटा मुझे तुमसे कोई बात करनी है। मैंने सर से कहा कि सर मैं क्लास ले लेता हूँ, उसके बाद आराम से आपके पास आ जाऊँगा। आपने मुझे जो भी कहना हो मुझे कह दीजिएगा। इस तरह मैं क्लास के बाद सर के पास गया तो सर बिजी थे। कुछ देर बाद ही मैं अंदर गया। सर कहने लगे, बेटा बैठो, मैंने तुमसे संजना के बारे में बात करनी है। यह सुनकर मैं हैरान हो गया था कि अचानक से उनका क्या बात करनी है। लेकिन सर कहने लगे, बेटा मैं चाहता हूँ संजना तुम्हारे घर चली जाए। उनकी यह बात सुनकर मैं हैरान हो गया था कि आखिर वह ऐसा क्यों चाहते हैं। सर कहने लगे, बेटा मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, इसलिए चाहता हूँ मेरी बेटी तुम्हारे पास ही रहे, क्योंकि मुझे किसी काम के लिए बाहर जाना है, लेकिन शहर में मेरा कोई नहीं है जिसके पास मैं अपनी बेटी को छोड़ दूँ, और वैसे भी उसके टेस्ट हो रहे हैं। मैंने यही सोचा कि तुम उसको पढ़ाते हो, इसलिए मैं उसे तुम्हारे पास ही छोड़ देता हूँ। तुम्हारे घर पर तुम्हारी माँ है, उसका ख्याल रख लेगी। मैंने सर की बात सुनी तो मैं हैरत में डूब गया था कि मैं क्या फैसला करूं, लेकिन मैंने सर को कह दिया, सर कोई बात नहीं, मैं आपकी बेटी को अपने घर पर ही पढ़ा दूंगा। लेकिन अंदर से मेरा दिल कहीं ज़्यादा परेशान हो रहा था, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल फैसला लिया था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपने दिल को संजना को अपने ही घर में देखकर कैसे संभाल सकता हूँ। इतनी खूबसूरत लड़की मेरे पास मेरे साथ रहने वाली थी, लेकिन फिर मैंने माँ का सोचा कि वह तो घर पर मौजूद होगी, मैं उसे अपनी माँ के पास ही सुला दिया करूँगा। यही सोचकर मैंने सर को हाँ कर दी थी। फिर सर मुझे अपने साथ अपने घर ले गए। सर ने शायद संजना को फ़ोन करके तैयार रहने के लिए कह दिया था। उसके साथ एक छोटा सा बैग भी था। संजना काफ़ी उदास थी। सर उसे समझाने लगे, बेटा देखो, अपने टीचर को तंग नहीं करना है, अब यह आपको पढ़ाएंगे और इनकी माँ आपका ख्याल रखेगी। मैं इन पर भरोसा कर रहा हूँ, लेकिन तुम बहुत शरारती हो। मुझे डर है कि कहीं तुम रघुवीर को तंग ना करो और वह तुम्हें डांट ना दे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उन्हें तंग मत करना और वह जैसा पढ़ाए वैसा ही पढ़ाना। वह जो कहे उस बात को मानना, वही करना है जो तुम्हारे सर कहें। संजना कहने लगी, ठीक है पापा, मैं सर को शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगी और सर को तंग भी नहीं करूंगी। इस तरह मैं संजना को अपने घर लेकर चला गया था। कोई गाड़ी तो थी नहीं, मैं मोटरसाइकिल पर था, इसलिए संजना को अपने पीछे बैठाया और उसका बैग मैंने अपने आगे रख दिया था। संजना काफ़ी आराम से बैठ गई थी।
उसने एक हाथ मेरे कंधे पर रख दिया था तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। मेरा दिल धड़क उठा था। मैं जितना चाहता कि उस लड़की से खुद को दूर रखूं, उतना ही मेरा दिल उसकी तरफ खींचने लगा था। लेकिन मैंने खुद पर काबू पाया और उसे अपने घर लेकर गया था। माँ ने उसे देखा तो बहुत हैरान हो गई थी। मैं माँ को सारी बात बता दी थी। माँ कहने लगी, इधर आओ बेटा, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। मैं माँ के रूम में गया तो माँ कहने लगी, बेटे तुमने यह क्या कर दिया है? तुम जानती हो ना कि तुम्हारी कजिन की शादी है जहाँ मुझे भी जाना है। वह शादी दूसरे शहर में है। मैं 3-4 दिन बाद ही आऊँगी और अब तुम संजना को लेकर आ गए हो तो अब वह अकेली कैसे रहेगी? माँ की बात सुनकर मेरे दिमाग में आया कि मैं तो भूल ही गया था। उनको तो एक शादी पर जाना था। अब मैं क्या करता? मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था। लेकिन मैंने खुद को समझाया। माँ को कहने लगा, अब इस समस्या का हल निकाले। अब ऐसा तो नहीं कर सकता कि संजना को वापस भेज दूँ, क्योंकि संजना के पापा चले गए हैं और अगर मैंने सर को अब इनकार किया तो उन्हें अच्छा भी नहीं लगेगा। इसलिए ऐसा करते हैं कि आप शहर चले जाएं। मैं संजना को संभाल लूँगा। वह बहुत अच्छी बच्ची है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। माँ कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। मोहल्ले के लोग बातें बनाएंगे। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, माँ आप मोहल्ले वालों की बातों पर कब से विश्वास करने लगी? आपको पता है ना कि मेरी नीयत क्या है? क्या आपको अपने बेटे पर भरोसा नहीं? आप ऐसा करें, आप आराम से शादी में जाएं। सब कुछ मुझ पर छोड़ दें, अपने बेटे पर छोड़ दें। आपकी परवरिश पर कभी दाग नहीं आने दूंगा। मेरी माँ को मुझ पर विश्वास था और मुझ पर विश्वास करते हुए वह भी शादी पर चली गई। अब इस घर में मैं था और मेरी साथ संजना थी। वह मुझसे पूछने लगी, सर आपकी माँ कहाँ गई है? मैंने कहा, उन्हें बाहर कुछ काम था, रात तक आ जाएगी। मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया और यही कहा कि माँ काम से गई है, वह जल्दी ही वापस आ जाएगी। मैं संजना को पढ़ाने लगा था। मैंने उसे बायोलॉजी समझा दी थी, लेकिन उसे समझ नहीं आती थी। वह कहने लगी, सर स्कूल कल छुट्टी है, मुझे स्कूल नहीं जाना है, इसलिए बाकी का आप मुझे कल पढ़ा देना। मुझे भी याद आया कि कल तो छुट्टी है और मुझे भी स्कूल नहीं जाना था, क्योंकि हमारे कॉलेज में एक स्पोर्ट्स डे होने वाला था, इसलिए मैंने छुट्टी ही करनी थी। अब मैं हैरान हो गया। मैंने संजना को कहा, ऐसा करते हैं कि तुम सो जाओ, क्योंकि वैसे भी कल छुट्टी है, तो मैं तुम्हें बाकी सारा कल पढ़ा दूंगा। संजना कहने लगी कि ठीक है सर। मैंने उसको रूम का रास्ता दिखाया तो वह वहाँ चली गई, लेकिन फिर अचानक ही उसे मेरी माँ का ख्याल आया। वह कहने लगी, सर आपकी माँ तो अभी तक नहीं आई है, वह कहाँ है? मैंने उससे बहाना बनाया और कह दिया कि माँ रात को आ जाएगी, वह बस पास में ही गई है, वह बहुत जल्दी आ जाएगी। उसे मेरी बात पर विश्वास आ गया था, लेकिन अंदर से मैं भी परेशान हो गया था, क्योंकि मुझे अब लगने लगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे उससे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैं मजबूर था। मैं नहीं चाहता था कि संजना को पता चले कि इस घर में हम दोनों अकेले हैं और उसके दिल में मेरे लिए बदगुमानी पैदा हो जाए। वह अपने रूम में जाकर लेट गई तो मैं भी अपने रूम में आ गया था। मैं गहरी नींद में था कि तभी मुझे ऐसा लगा जैसे अचानक आधी रात को मेरे रूम का दरवाज़ा खुल गया था। मेरे रूम में अंधेरा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे बिस्तर पर आकर लेट गया हो। यह देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। अचानक मुझे संजना का ख्याल आया। मैंने जल्दी से अपने रूम में मौजूद हल्की लाइट ऑन कर दी, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र संजना पर गई तो मैं हैरान रह गया था। मेरे बिस्तर पर संजना लेटी हुई थी। मैंने कहा, संजना यह क्या हरकत है? तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? अपने कमरे में जाओ। वो कहने लगी, सर बुरा मत मानना, लेकिन मुझे अंधेरे में और अकेले घर में सोने की आदत नहीं है। मैं कभी अकेली नहीं सोई। जब भी सोती हूँ पापा के रूम में ही सोती हूँ। मैंने अपना बेड पापा के रूम में ही लगा रखा है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं यह भी जानती हूँ कि इस घर में मेरे और आपके अलावा कोई भी मौजूद नहीं है। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे अकेले घर में डर लगता है। मैं अकेली नहीं सो सकती, इसलिए मैं आपके पास सोऊंगी। मैंने इसकी बात सुनी तो उसके पागलपन पर मेरा जी चाहा अपना सर दीवार पर मार लूं। यह कैसी लड़की है जो मेरे साथ रहने में शर्म महसूस नहीं कर रही है? मैंने उसे कहा, संजना तुम इतनी छोटी भी नहीं हो,
तुम तो जानती हो ना, हम दोनों एक रूम में नहीं रह सकते। क्या अब यह भी मुझे तुम्हें समझाना पड़ेगा? वह कहने लगी, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। मैं कभी भी अकेली नहीं सोई हूँ। मैं बहुत देर से अकेले रूम में सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। बहुत मजबूरी में मैं आपके कमरे में आई हूँ। मैंने सोचा चुपचाप आपके पैरों की तरफ जाकर सो जाऊंगी, लेकिन अकेले कमरे में नहीं सोऊंगी। यह कहकर वह रोना शुरू कर चुकी थी। उसकी आवाज़ मुझे अंदर तक बेचैन कर रही थी। मैंने जल्दी से कहा, अच्छा चुप हो जाओ, मैं कोई हल निकाल लेता हूँ। लेकिन मुझे कोई हल नज़र नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने फैसला किया कि एक कंबल निकालकर उसकी जगह अपने बेड से कुछ साइड पर बना दिया और उसे कह दिया कि तुम यहाँ पर सो जाओ, मैं बेड पर सो जाता हूँ। वो कहने लगी, मुझे बेड पर ही नींद आती है, मुझे नीचे नींद नहीं आती। मजबूरन मैंने उसे अपनी जगह दी और वह बेड पर सो गई और मैं नीचे ज़मीन पर कंबल बिछाकर सो गया। मैं अंदर ही अंदर खुद को डांट रहा था। मेरे दिमाग में यह बात आई क्यों नहीं कि माँ शहर से बाहर जा रही है, वह घर पर नहीं होगी तो मैं कभी भी संजना को अपने पास ना लाता। लेकिन अब संजना मज़े से मीठी नींद सो रही थी, जबकि मुझे ज़मीन पर नींद नहीं आ रही थी। ऊपर से संजना के सोने का ढंग मुझे और भी डिस्टर्ब कर रहा था। एक तो वह बहुत ही खुले नाइट सूट में थी, ऊपर से कंबल भी नहीं ओढ़ रही थी। पूरा कंबल उतार के फेंक दिया था और बेड पर फेंक कर सोई हुई थी। बार बार मेरी नज़र उसके ऊपर उठ रही थी और मेरे दिल के जज्बात बेकाबू हो रहे थे। मैंने जैसे तैसे खुद पर काबू किया था, लेकिन मैंने सोच लिया था अब आगे मैंने क्या करना है। अगले दिन मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा था। संजना जल्दी उठ गई थी। उसने लाइट ऑन कर दी। मैंने उसे गुस्से से कहा, यह क्या हरकत है? मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अब उसे डांट कर ही रहूँगा और उसे इतना डांटूंगा कि उसे पता चल जाएगा कि उसने क्या किया है। किसी तरह जैसे ही मैंने उसे पढ़ाना शुरू किया तो मैंने उसे काफ़ी डांटा था। उसे एक टॉपिक बार बार याद करने का कहता था और जब उसे याद नहीं हो रहा था तो गुस्से में मैंने उसे एक चांटा भी मार दिया था। वह अपना गाल पकड़े हैरत से मुझे देख रही थी। मैंने यह चांटा जानबूझकर मारा था ताकि रात को वो मेरे करीब फिर से न आए। मैं नहीं चाहता था कि जज्बात में उभर कर मैं कोई गलत कदम उठा लूं। संजना भी समझ गई थी। बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, ठीक है, मैं अब आपको कभी तंग नहीं करूंगी। मैं वापस अपने घर चली जाती हूँ। लेकिन मैं भी मजबूर था, मैं उसे वापस नहीं भेज सकता था। 3 दिन ऐसे ही गुजर गए थे। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन उसके बाद संजना ने अपने पापा को बता दिया, लेकिन सर ने मुझे कुछ भी नहीं कहा था। वह तो बल्कि शर्मिंदा थे और कहने लगी कि मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं जानता था कि मेरी बेटी शरारती है, वह कोई ऐसी हरकत ज़रूर कर देगी। मैंने सर को कहा, कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ संजना भी छोटी बच्ची है, नादान है, उसे समझ नहीं थी, इसलिए मैंने भी उसे इजाज़त दे दी थी। लेकिन अगले दिन सर ने कह दिया कि अब संजना तुमसे नहीं पढ़ेगी, उसके लिए कोई लड़की का इंतज़ाम करूँगा जो उसे पढ़ाया करेगी और तभी वह उससे डर कर पढ़ेगी। इस तरह अब वो मुझसे नहीं पढ़ती थी, लेकिन मेरा गुजारा तो फिर भी चल रहा था। मैं धीरे धीरे संजना को भूल गया था, लेकिन दिल के किसी कोने में वह अभी बसी हुई थी। जब मैंने उसको थप्पड़ मारा था और उसकी आंखों में आंसू चमक आए थे, उस पल को याद करता हूँ तो दिल में एक टीस होती है। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से संजना की आंखों में आंसू आए, लेकिन उस समय संजना को थप्पड़ मारना ज़रूरी था, नहीं तो वह उम्र के जिस हिस्से में थी कभी भी बहक सकती थी और मैं भी उस समय उम्र के नाजुक हिस्से में ही था। हम दोनों की उम्र बहक जाने वाली थी। अगर उस समय मैं कुछ गलत कर जाता तो ज़िंदगी भर खुद से नज़र नहीं मिला पाता और ना अपनी माँ के सामने नज़र उठाकर बात कर पाता। इसलिए मजबूरन संजना सही राह दिखाने के लिए उसे थप्पड़ मारना ज़रूरी था। 5 साल का समय गुजर चुका था। जब एक दिन मुझे पता चला कि अब वह यूनिवर्सिटी पहुंच गई है तो मैं बहुत हैरान हुआ था, क्योंकि उस वक्त मैं बीएससी कर रहा था। वह मुझसे 7 साल ही छोटी थी। एक दिन अचानक ही मेरी नज़र यूनिवर्सिटी के गेट पर संजना पर पड़ गई थी। मैं उसकी खूबसूरती को देखकर मैं हैरान हो गया था।
वह छोटी और शरारती नहीं रही थी, बल्कि बड़ी और समझदार बन गई थी। उसे यूनिवर्सिटी की हवा लग गई थी। कुछ लड़के उसके आसपास खड़े थे और उससे बातें कर रहे थे। मैं हैरान हुआ। मैंने एक नज़र उसे देखा। शायद वह भी मुझे पहचान गई थी, लेकिन वह मेरे पास नहीं आई। मैं बहुत ही हैरान हुआ कि ऐसी भी क्या नाराज़गी कि वह मेरे पास नहीं आई। कितने दिन ऐसे ही गुजरने लगे थे। मेरा दिल कहीं तड़प रहा था। दिल में दबी हुई संजना के लिए मोहब्बत फिर से मचलने लगी थी। मैं अब संजना को रोज ही देखता था। उसके पास वही 3-4 लड़के होते थे जो उसके दोस्त बन गए थे, और यह चीज़ मुझे बहुत बुरी लग रही थी। मजबूरन एक दिन मैं संजना के पास चला गया। उसे कहने लगा, क्या तुमने मुझे पहचाना? उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं बहुत गुस्से में आया। उसका हाथ दबोचकर साइड पर ले गया। कहने लगी, यह क्या हरकत है? मैंने उसे कहा कि जब तुम मुझे ऐसे इग्नोर करोगी तो मैं यह सब करने पर मजबूर हो जाऊंगा, इसलिए चुपचाप मेरी बात सुनो। संजना कहने लगी, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत तंग किया था। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गया था। मैं कहने लगा, मैंने तुम्हें पढ़ाया, क्या तुम इसका बदला ऐसी लोगी? मेरी तुम बहुत इज्जत करती थी, लेकिन अब मुझसे ऐसी बात करोगी? कहने लगी, उस वक्त तुम मेरे उस्ताद थे, लेकिन अब तुम मेरे कुछ नहीं लगते, और जिनको मैं नहीं जानती मैं उनसे ऐसी ही बात करती हूँ। मैं बहुत परेशान हो गया था कि उसे कैसे माफ़ी मांगूं। फिर एक रोज़ मैंने उससे माफ़ी मांग ली थी। मैंने उसे कहा कि उस समय मेरा तुम पर गुस्सा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर तुम पर गुस्सा नहीं करता तो बहुत कुछ गलत हो जाता। तुम और मैं उम्र के जिस नाजुक हिस्से में थे, वह उम्र बहुत ही नाजुक होती है। जरा सी गलती हम दोनों को बर्बाद करके रख देती। इसलिए मजबूरन मुझे तुम पर गुस्सा करना पड़ा था और तुम पर हाथ उठाना पड़ा था, क्योंकि यह कोई छोटी बात नहीं थी कि एक जवान लड़का और लड़की इस तरह अकेले सोए। मैंने तुम पर इसलिए गुस्सा किया था कि तुम गुस्सा होकर मुझसे अलग सोना शुरू कर दो। मैं भी एक लड़का था, कब तक खुद पर कंट्रोल करता। मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करूं, और सच तो यह है कि मैं धीरे धीरे तुम्हें चाहने लगा था। तुमसे मोहब्बत हो गई थी। मुझे मेरी बात सुनकर वह खामोश रही थी, कुछ भी नहीं बोली थी, लेकिन उसकी आंखों की चमक मुझे बता गई थी कि मेरी बात सुनकर वह खुश हुई थी। शायद वह भी मुझसे मोहब्बत करती थी। वह चली गई थी, लेकिन मैं भी खड़ा नहीं रहा और वापस चल दिया, क्योंकि अब मैं जानता था कि शायद इसे गलती का एहसास हो जाएगा और वह मुझसे माफ़ी मांगने आएगी। पर दिन ऐसे ही गुजरने लगे थे। संजना तो मेरे पास आई ही नहीं थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। एक रोज़ किसी ने मुझे आवाज़ लगाई। जैसे ही मैंने पीछे देखा तो संजना थी। वह मेरे पास आई और कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे यह सब कुछ नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करती। मुझे आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं की थी जिस तरह तुम बात करते थे। तुमने मुझे पढ़ाया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं बहुत ही नाजुक थी। मेरे पापा ने कभी भी मुझसे ऐसे तेज शब्दों में बात नहीं की थी, लेकिन तुमने तो उस दिन मुझे थप्पड़ मारा था। तब से ही मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपने पापा को बता दूंगी और मैं तुमसे अब नहीं पढ़ूंगी। और मैंने कहा सोचा था अपने पापा से कहकर कोई दूसरा टीचर रख लूँगी। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा सा मुस्कुराने लगा था। अगले ही दिन मैंने अपनी माँ को अपना रिश्ता लेकर संजना के पापा के पास भेज दिया था। मेरे सर को भी इस रिश्ते पर कोई ऐतराज़ नहीं था। खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए राजी हो गए और ठीक 15 दिन बाद संजना मेरी दुल्हन बनी मेरे कमरे में बैठी हुई थी और मैं उसके सामने बैठा उसको निहार रहा था और वह शर्म से अपने आप में सिमटी जा रही थी। मैंने उसका हाथ थामते हुए कहा, संजना, अब तुम पूरे अधिकार के साथ मेरे बिस्तर पर मेरे साथ मुझसे चिपक कर सो सकती हो। यह कहकर मैंने संजना का हाथ चूम लिया था और वह भी शर्माते हुए मेरे सीने से लग गई थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।